गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो ब्रिक्स का 16 समिट हमें देखने को मिला है काजान रशिया के अंदर, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करी। एंड साथ साथ यहाँ पे बताया कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट एंड करने के लिए, तो डेफिनेटली वो मीडिएट करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। उनका ये मानना है कि देखो, जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जो डिस्प्यूट्स होंगे वो सारे पीसफुल ढंग से ही यहाँ पे रिजॉल्व किए जाने चाहिए। अब ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो डेफिनेटली है ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट एशिया की, तो वहां पर भी आप नोटिस कर पाओगे कि इसराइल और बाकी और देशों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने कंसर्न जाहिर किया जो जिस तरह से जो पूरा का पूरा इशू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एंड कैसे इसको भी हम पीसफुल मीन से रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे हमें डिस्कशन देखने को मिला है। दोस्तों, डेट है आज की 23 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एनसीएमसी के रिगार्डिंग। पहले इस अथॉरिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीएमसी होती क्या है। देखो, आप लोग एनडीएमए के बारे में जानते होंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में। उसके माध्यम से एक कमेटी बनी जिसका नाम था एनसीएमसी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। इसका पर्पस ये है कि जो हमारे डिजास्टर होते हैं उससे कैसे तेजी से हम रिकवर कर पाएं, उस डिजास्टर का इम्पैक्ट कैसे कम किया जा सकता है, प्लस क्विकली उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारे काम एनसीएमसी के द्वारा देखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है ना, कि इसको चेयर करने वाला और कोई नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। एंड इस कमेटी के अंदर आपके और अलग अलग मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, अलग अलग एजेंसी से सेक्रेटरीज देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। जो एनसीएमसी होता है वो नेशनल लेवल पे काम करता है। एंड जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हमने पिछले कुछ दिन पहले डिस्कशन किया भी था, उनके साथ मिलकर काम करता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बड़े बड़े डिसीजन कैसे लिए जाने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सारी चीजें प्रिपेयर्डनेस हो गया, आपका रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, फिर एक तरह से रिहेबिलिटेशन हो गया, वो सारा काम यहाँ पे इसके द्वारा देखा जाता है। अब आप लोग जानते होंगे कि अभी जो है ना साइक्लोन डाना, ये हमें देखने को मिल रहा है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो थोड़ा सा इस साइक्लोन के बारे में भी हमें पढ़ लेना चाहिए। देखो, जब मैं इस साइक्लोन की बात कर रहा हूँ तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो उड़ीसा है ना, वो यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है इसके लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली एक दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ये साइक्लोन डोना जो हिट कर जाएगा उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में। अब साइक्लोन्स के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है कि साइक्लोन्स आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो कहाँ पर मूव करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइक्लोन बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में फॉर्म होता है तो उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं। इसके बियॉन्ड टेम्परेट या आपके हाई लैटिट्यूड रीजन के अंदर फॉर्म होने वाले साइक्लोन्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं साइक्लोन की, तो सेंटर में यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में होता है लो प्रेशर एरिया। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जो आई वाला एरिया होता है ना एक, वो होता है काम रीजन एक साइक्लोन के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, इसकी जो डायरेक्शन होती है विंड डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। वेयर सदर्न हेमिस्फीयर के जो अंदर डायरेक्शन होती है दैट इज क्लॉकवाइज। इसका कारण क्या होता है, कारण होता है हमारा क्रियोलिस फोर्स। क्योंकि आप जानते होंगे कि साइक्लोन फॉर्म होने के पीछे एक मेजर कंडीशन आपका क्रियोलिस फोर्स डेफिनेटली है। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ एंटी साइक्लोन की, तो एंटी साइक्लोन के अंदर जो प्रेशर कंडीशन सेंटर में होती है वो हाई हो जाती है, एंड जो डायरेक्शन होती है वो भी, विंड डायरेक्शन, वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली उल्टी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्लॉकवाइज हो गया एंड आपका सदर्न हेमिस्फीयर में ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्क आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। बाकी देखो, अगर मैं बात करूं, आप जानते ही होंगे कि जो नाम दिए जाते हैं ना, यहाँ पर 13 देश हैं। ये 13 देश जो नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर हैं, इन 13 देशों ने 13 अलग अलग अपने नाम दे दिए हैं, जिनके अंदर आप नोटिस कर पाओगे ये टोटल 13 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये रहा आपका साइक्लोन डाना। ये साइक्लोन डाना जो नाम था ये कतर ने दिया था। पहले हमने साइक्लोन आसना के बारे में डिस्कशन किया जिसके बारे में पाकिस्तान ने नाम दिया था। तो इस तरह से टोटल 169 नेम्स की हमारे सामने लिस्ट है, जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन की 13 कंट्रीज ने अपने अपने 13 नाम सजेस्ट यहाँ पे किए हुए हैं। उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे ये नाम दिए जाते हैं। बाकी ये अगर हम बात करें, राइट, यहाँ पर डेफिनेटली जैसे आईएमडी हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि पूरे इस रीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज साथ कोऑर्डिनेट करना इन मीटोलॉजिकल इश्यूज, वो आईएमडी का ही काम देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें डब्ल्यूएमओ और एसकेप, यानी कि वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक पैनल, यहाँ पर आईएमडी उन 13 कंट्रीज में से एक डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा।
बाकी अगर हम बात करें, आप जानते होंगे कि यहाँ पर तो हम इनको साइक्लोन्स के नाम से बुलाते हैं इंडियन ओशन के अंदर, पर बाकी एरियाज के अंदर इनके अलग अलग नाम हैं। कई बार डिस्कशन हो गया इसके ऊपर, जैसे टॉर्नाडोज नाम दिया जाता है आपका सदर्न यूएसए वाले रीजन के अंदर, हरिकेन्स नाम दिया जाता है आपका कैरेबियन सी हो गया, वेस्ट इंडियन आइलैंड हो गया, और टाइफून्स नाम दिया जाता है आपका पैसिफिक ओशन और चाइना सी में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा ही फनी नाम है, दैट इज विली विलीस। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप पता होनी चाहिए। बाकी स्टैटिक पोर्शन भी हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ, थोड़ा बहुत आज भी हमने डिस्कस कर लिया। बट जैसे यूपीएससी ने कई बार मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कंडीशंस होती हैं एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म करने के लिए, तो पांचों कंडीशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज ESSI, यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ESSI यानी कि यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव आखिर है क्या। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। स्विट्जरलैंड का ज्वाइन करना बड़ा इंटरेस्टिंग पता क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड ना अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है कि किसी भी को भी साइड नहीं लेता। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने इसको ज्वाइन किया, ये थोड़ा सा इसकी जो न्यूट्रलिटी है उसके ऊपर एक तरह से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेस कर रहा है। थोड़ा सा काम करते हैं, ESSI समझते हैं, कोशिश करते हैं। अब आप लोग जानते होंगे, देखो रशिया ने जो यूक्रेन का इन्वेजन किया, राइट, उसके बाद जर्मनी ने क्या किया ना, जर्मनी ने डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज को साथ में लाया एंड उनके द्वारा यहाँ पर ESSI को फॉर्म किया गया। ये फॉर्म इसलिए किया गया ताकि ना पूरे यूरोप के अक्रॉस एक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम यहाँ पे क्रिएट कर पाए। यानी कि यहाँ पर फोकस ये था कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज को इंश्योर किया जा सकता है उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग। डू यू अंडरस्टैंड? ताकि वहां पे सेफ्टी इंक्रीज हो, यहाँ पर अगर कोई मिसाइल आती है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए अक्रॉस यूरोप। इसके लिए जर्मनी ने इनिशिएटिव लिया एंड 2022 में इसको फॉर्म किया ESSI को। जब ये स्टार्ट हुआ तो उस समय अगर हम बात करें तो लगभग 14 नेटो मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन करी थी, पर आज के समय अगर हम नोटिस करेंगे ना तो टोटल 22 मेंबर आपको ESSI के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड ने अभी इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। अभी कुछ टाइम पहले ही जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऑस्ट्रिया ने भी अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही इसको ESSI को ज्वाइन किया था। बाकी अगर और आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो इसके माध्यम से जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज होंगी वो डिफेंस सिस्टम्स को मिलकर बाय करेंगी, साथ में मिलकर ट्रेन करेंगी एंड एट द सेम टाइम जो साथ में मिलकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि एक तरह से आपका ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस है वो अपने आप में बहुत अच्छा हो पाए सारी यूरोपियन कंट्रीज का ही। इनका जो मेजर फोकस है वो मीडियम रेंज एयर डिफेंस के ऊपर है, पर आने वाले समय के अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कॉपरेशन भी इनके अंदर इंक्रीज होने जा रही है। तो अभी ज्वाइन किया है स्विट्जरलैंड ने, और बाकी चीज़ों का भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो, बट थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज की बात है, इसमें यूके भी आपको देखने को मिल जाएगा और बाकी कंट्रीज के नाम भी आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज E-श्रम पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अब आप लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर समझते हो? एक्चुअल में क्या है ना, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की तो वो आपको मिलेगी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है इसके ऊपर, राइट। तो ये अगर आप कोड पढ़ोगे यहाँ पर आपको पता लगेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक ऐसे वर्कर को बोला जाता है जो या तो होम बेस्ड वर्कर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो या फिर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो एक वेज वर्कर हो। इसके साथ ही साथ अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है पर मान लो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के अंदर कवर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कवर नहीं है, या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन, ये सब चीजें अगर उसको नहीं मिल रही तो वो भी कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? अनऑर्गेनाइज वर्कर। तो आप नोटिस करोगे यार कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि किसी अनऑर्गेनाइज वर्कर को बहुत हैवी लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाए। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए 2021 में ना हमारी सरकार लेकर आती है एक पोर्टल जिसका नाम है E-श्रम पोर्टल। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी जो इसका ना सेकंड वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा E-श्रम पोर्टल का। किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ताकि एक तरह से हमारे जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनका हम डेटाबेस कलेक्ट कर पाए। एंड पिछले 3 साल के अंदर ना हमने लगभग 30 करोड़ हमारे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कर लिया है। अब आप पूछेंगे डेटा कलेक्ट कर लिया तो डेटा से करेंगे क्या? डेटा से ना उनको हम अपनी जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयर करवाएंगे। आप पूछेंगे किस तरह की स्कीम्स? जैसे फॉर एग्जांपल वन नेशन वन राशन कार्ड, MG नरेगा हो गया, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, नेशनल करियर सर्विस हो गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गया। तो सरकार जब इतनी सारी स्कीम्स ला रही है तो कैसे उनको बेनिफिट मिल पाए उन तरह की वेलफेयर स्कीम्स का, आपके सोशल सिक्योरिटी का कैसे बेनिफिट मिल पाए, उसके लिए यहाँ पर ये जो पोर्टल है बहुत ज़्यादा मदद करता है।
इसके साथ ही साथ आप ये भी नोटिस कर पाओगे कि ई श्रम को ना नेशनल करियर सर्विसेज के साथ भी जो पोर्टल है उसके साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पर आपका एक 12 डिजिट का जो यूएएन नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसको यूज करते हुए अनऑर्गेनाइज वर्कर उसके साथ रजिस्टर कर सकता है। एंड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, वो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी एनसीएस पोर्टल यानी कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के ऊपर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली वो जॉब के अंदर अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जॉब पाने का भी एक तरीका यहाँ पे पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में पता होनी चाहिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नॉनीफिनॉल इथोक्सिलेट एंड नॉनीफिनॉल। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो कई बार ना आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखते होंगे यमुना नदी की तस्वीरें आती हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि यार पानी में ना बहुत सारी झाग सी हो रखी है, फोम जो होता है, मतलब झाग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो झाग आपने कई बार नोटिस किया होगा, है ना, और उसको देख के बड़ा ही दुख सा लगता है कि यार ये क्या हो चुका है यमुना नदी को, राइट। उसके पीछे का एक कारण जो बताया जाता है ना, वो ये केमिकल्स हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तो एक कारण है ही है, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट भी निकली है इन्हीं के ऊपर जिसको रिलीज किया गया है टॉक्सिक लिंक के द्वारा, जो कि एक एनवायरमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एंड साथ ही साथ यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट डिफेंस फंड, इन लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट भी निकाली है जिसके अंदर इसका चीज का जिक्र किया हुआ है। मैं थोड़ा समझाता हूँ कि आखिर ये केमिकल्स हैं क्या जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये दरअसल में क्या है, ये सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट की हम बात जब करते हैं ना, बेसिकली ये एक तरह के क्या होते हैं, डिटर्जेंट ही होते हैं। जो सरफेस टेंशन है ना एक लिक्विड की, उसको कम कर देते हैं, ये होता है इनकी प्रॉपर्टी। तो ये डिटर्जेंट ही है एक तरह से, पर इनसे कहीं ना कहीं क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसे रिवर के अंदर जो फ्रॉथ होती है हमें वो देखने को मिल जाती है, जैसे यमुना के अंदर पॉल्यूशन लेवल एक तरह से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इन केमिकल्स को ना एंडोक्राइन डिसरप्टर का कैटेगरी भी दी गई है। एंडोक्राइन डिसरप्टर ना ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक बॉडी के हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, उनके साथ इंटरफेयर कर देते हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस कर देते हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। तो ये एक तरह से एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं जो एनपीई और एनपी के बारे में बात करी, एंड इसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम, उनके ऊपर इंपैक्ट करता है। ह्यूमन हेल्थ तो इंपैक्ट होती है, प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें जो आपकी मेरीन लाइफ है उनके ऊपर भी डेफिनेटली इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज ने एनपीईस का इस्तेमाल बंद कर रखा है, उसको बैन कर रखा है, पर इंडिया के अंदर यहाँ पर कोई खास स्पेसिफिक रेगुलेशन इनके रिगार्डिंग नहीं देखने को मिलती। एनपी को हालांकि हमने बैन किया था 2009 के अंदर, पर एनपीई के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है। अभी भी आप नोटिस करोगे टेक्सटाइल, लेदर, डिटर्जेंट और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इनको बहुत मैसिव लेवल के ऊपर यूज किया जाता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, आपके फिश हो गया, प्लांट, इनवर्टिब्रेट्स, उनको कहीं ना कहीं बहुत तो उनको मतलब नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, पॉइजनिंग हो जाती है, एंड ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी डेफिनेटली इसका आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर हम इसके ऑल्टरनेटिव्स की तरफ चलें, ताकि इंश्योर किया जा पाए ये जो नेगेटिव इंपैक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है ना, उसको हम कहीं ना कहीं खत्म कर पाएं। पर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर जो प्रोग्रेस है वो हमें काफ़ी स्लो यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है सी एलिगेंस के बारे में। इसको थोड़ा आप इसका नाम को एक बार पढ़ लो, कैइनोरैबिडिटिस एलिगेंस। अब आप लोग जानते होंगे कि इस बार हमने 2024 के नोबेल प्राइज विनर की बात करी थी, जब मैं बात कर रहा हूँ फिजियोलॉजी और मेडिसिन की, एंड हमने ये देखा था कि यहाँ पर ये जो इस बार नोबेल प्राइज विनर थे वो उनको मिला था फॉर माइक्रो आरएनए। याद है ना, हमने डिस्कशन किया हुआ है, आई थिंक 10 दिन पहले हमने इस चीज को डिस्कशन किया था। तो जब इन्होंने बात पता लगी कि हाँ माइक्रो आरएनए के लिए है, थोड़ा और जब खंगाला गया तो बताया गया कि जो टाइनी वॉर्म है ना, सी एलिगेंस, इसकी वजह से इनका कंट्रीब्यूशन, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दरअसल में ये कुछ नहीं है, सी एलिगेंस एक तरह का कीड़ा है बेसिकली जो वॉर्म होता है। और आप नोटिस करोगे ना कि पुराने टाइम्स के अंदर 2002, 2006, ठीक है, 2008 और अब जाके 2024, यहाँ पर भी जो आपका सी एलिगेंस है, जो इस तरह के जो कीड़े होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है नोबेल प्राइज मिलने के अंदर। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, रिसर्चर्स रहे हैं जिन्होंने कीड़ों के ऊपर काम किया है, एंड उसके बेसिस के ऊपर उनका काम काफ़ी सराहा गया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने फाइंड करी, एंड अकॉर्डिंगली बाद में जाके वो नोबेल प्राइज विनर्स भी रहे। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये सी एलिगेंस क्या है। ये एक तरह के माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटे नीमाटोड देखने को मिल जाते हैं। नीमाटोड को ना दरअसल में राउंड वॉर्म से बोला जाता है, ठीक है, और जो आते हैं फाइलम नीमाटोडा से। ये आपके नॉर्मली मिट्टी के अंदर रहते हैं और बहुत ही छोटी लेंथ होती है। तो पता क्या इनका यूजेज क्या है, देखो अगर आपने ह्यूमन बॉडी को समझना है,
ह्यूमन बॉडी को समझना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हम लोग तो। पर जब मैं बात करता हूँ सी एलिगेंस की ना, ये अपने आप में इनको समझना बहुत आसान रहता है। और इनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको आपको टेस्ट वगैरह करने होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इनकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही ना इनके ऊपर बहुत सारी खूब रिसर्च होती है। तो जो रिसर्च के माध्यम से डेटा हमें मिलता है, उनको हम कहीं न कहीं ह्यूमन्स के ऊपर आपके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें न्यूरोनल और आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो काफ़ी तेज़ी से डेवलप करते हैं एक एग से एडल्ट के अंदर 3 से 5 दिन के अंदर। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट सेक्स आपको देखने को मिल जाएँगे। एक होता है हर्माफ्रोडाइट और दूसरा होता है मेल। जो हर्माफ्रोडाइट होता है वो लिमिटेड मात्रा के अंदर स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और ये रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय खुद से फर्टिलाइजेशन करके या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके विद अ मेल। जो मेल होता है वो स्पर्म को ट्रांसफर करता है टू हर्माफ्रोडाइट ड्यूरिंग द मीटिंग, जैसा आप प्रोसेस समझते होंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे जो सेल काउंट होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर तो ये बिलियंस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर चीजें परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, पर आपका सी एलिगेंस के ऊपर परफॉर्म करना बहुत ही आसान देखने को मिल जाएगा। तो जिस वजह से इन काम के लिए इनको यहाँ पे आपका नोबेल प्राइज ही मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स को यहाँ पे मिला है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, इसको बनाना भी अपने आप में लैब में काफी आसान है। देखो, इनका जो नेचुरल डाइट है ना, वो बैक्टीरिया है। सी एलिगेंस की जो कीड़ा है, ये बैक्टीरिया को खाता है। और आप नोटिस करोगे, अगर कहीं पर आपका ई कोली एस्ट्रिचिया जो कोलाई है, वो बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर इनको ग्रो भी किया जा सकता है। तो यानी कि ना काफी आसान है इनके ऊपर रिसर्च करना। इनके ऊपर रिसर्च को हम कहीं ना कहीं ह्यूमंस के अंदर यूटिलाइज करते हैं, एंड उस वजह से बहुत सारी बार अलग अलग नोबेल प्राइज विनर्स इस वजह से इनको मिला भी है। राइट, अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। 3 एमसीक्यूज आपके सामने हैं, इन तीनों को पढ़िए एंड बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ये होगा आपका विज्ञान धारा स्कीम के बारे में। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका लिथियम प्रोडक्शन। कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था। एक होमवर्क था आपका अजंता केव्स के बारे में। देखो, आप लोग ना नोटिस करो, पिछले 10 साल में ना मिनिमम 3 से 4 बार अजंता केव्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई अजंता केव्स को अच्छे से पढ़ लो, पूरा डिटेल में। अजंता भी, इनफैक्ट एलोरा भी, जो फेमस केव्स हैं, वो तो डेफिनेटली पता ही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहीं से निकल जाता है। जैसे इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी ना हो सकता है आपको आखिरी तीनों का आइडिया ना हो, और यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और ये यूपीएससी 2021 का आंसर सिर्फ एक स्टेटमेंट जानने से हो जाएगा। एक्चुअल में अजंता केव्स जो है ना, वो आपको सह्याद्री हिल्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। राइट, और ये वगोरा रिवर के ऊपर ही है। ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए था और आपका आंसर बन गया। पर मैं बाकी सारी स्टेटमेंट भी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सांची स्तूपा की, तो सांची स्तूपा कहाँ पे है सर? मध्य प्रदेश के अंदर है ना, एमपी के अंदर। एंड यहाँ पर आपको जो रिवर देखने को मिलती है, दैट इज रिवर बेतवा, ना कि चंबल। तो इसलिए सेकंड इनकरेक्ट है। तीसरा अगर मैं बात करूं पांडु लेना केव श्राइन्स की, ये कहाँ पर है सर? सर ये महाराष्ट्र में है। राइट, ये महाराष्ट्र में इन्हीं को एक तरह से, जो आप नासिक केव्स नहीं सुनते हो, तो नासिक केव्स इन्हीं को बोला जाता है। और यहाँ पर आपकी जो रिवर है वो नर्मदा तो हो ही नहीं सकती, आपको थोड़ा लोकेशन पता होगा तो बड़े आराम से बता भी दोगे। यहाँ पर गुमई रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आखिरी स्टेटमेंट की बात करूं, अमरावती स्तूपा, ये भी काफी कई बार न्यूज में रहता है। एंड ये गोदावरी नहीं है भाई, ये है कृष्णा नदी। ठीक है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए। कभी भी कुछ नेशनल पार्क आए, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए, वहां से कौन सी नदी गुजरती है, कौन सी केव्स के पास में कौन सी नदी है, इनका आइडिया होना चाहिए। कल को हो सकता है वो आपको सांची स्तूपा के बारे में पूछ ले, तो सिर्फ आंसर याद कर लेना पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के 3 ऑप्शन को समझना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यही मैं बात करता हूँ, एमसीक्यू को बस ऐसे ही ना, मतलब रैंडमली मत पढ़ा करो, उनको एनालाइज किया करो, जैसे मैंने थोड़ा आपको करवाने की मदद करी है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे पीएमएलए की, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। जैसे पहला कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यस डेफिनेटली पीएमएलए के अंदर ही डिफाइन किया गया है। इसी के माध्यम से ईडी को पावर्स दी गई हैं कि कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के सस्पेक्ट्स को समन करने की, तो यही एक्ट है डेफिनेटली। एंड लास्ट जब हम बात करते हैं ना, वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर होता है, वो आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज होती है उनके ऊपर यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये बंदा क्रिमिनल है। पर जब मैं बात करता हूँ पीएमएलए की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यानी कि जो एक्यूज्ड होता है उसको अपनी इनोसेंस को प्रूव करना होता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज राइट।
इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था साइक्लोन्स का, और साइक्लोन्स के बारे में डिस्कशन तो हमने कर ही लिया है ना। देखो पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये तो डेफिनेटली ना आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की कंडीशन है कि आपको एक लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया वहां पे होना चाहिए ताकि वो साइक्लोन्स को इंटेंसिफाई कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट वन। दूसरा कह रहा है कि आपका जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर साइक्लोन्स कम फ्रीक्वेंट होते हैं एंड कम इंटेंस होते हैं आपके अरेबियन सी के अंदर। देखो इस बात के अंदर कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ सालों के अंदर अरेबियन सी के अंदर बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, पहले उतने नहीं आते थे। आज के समय अरेबियन सी के अंदर हमें साइक्लोन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, पर ये कह देना कि अरेबियन सी के अंदर ज्यादा साइक्लोन्स है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, वो बात गलत है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर अभी भी ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं एंड वो ज्यादा इंटेंस और ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि आप नोटिस करोगे ना, बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली आपके प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून पीरियड के अंदर अरेबियन सी के मुकाबले। तो इससे कहीं ना कि जो आपके साइक्लोन का एनर्जी चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए, वो ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली विल बी द राइट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ पर आपके सामने आज का कुछ होमवर्क है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था, एक देखो यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन्ड है कि इसके माध्यम से ना आपके जो LMO है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनकी ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट को रेगुलेट किया गया है। देखो ये जो प्रोटोकॉल था ना, दैट वाज कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये फर्क आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अजोर्स आइलैंड डेफिनेटली आपका जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर एक ग्रुप ऑफ 9 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज करेक्ट। हाँ, नफेड की बात करें तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।